दोस्तों, स्टॉक मार्केट अगर इतना ही अच्छा है तो हर कोई स्टॉक मार्केट के अंदर क्यों नहीं आ जाता। इसका सिंपल सा जवाब है स्टॉक मार्केट में होने वाले नुकसान। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक मार्केट के अंदर जो नुकसान होते हैं उससे हर किसी को डर लगता है और ये नुकसान हर किसी को होते हैं, चाहे वो अभी नया आया हो स्टॉक मार्केट के अंदर या फिर वो बहुत बड़ा कोई एक्सपर्ट हो, बहुत लंबे टाइम से काम कर रहा है, तब भी उसको नुकसान उठाना पड़ता है। तो यही नुकसान है जिसकी वजह से कोई भी स्टॉक मार्केट में आना नहीं चाहता है। तो इन नुकसान को अगर रोक दिया जाए या इन नुकसान के बारे में समझ लिया जाए, इनको कैसे मैनेज करना है, अगर ये समझ लिया जाए और ये समझ लिया जाए कि इन नुकसान से होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए, तो हम बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को, अपनी ट्रेडिंग को, और हम लोग सक्सेसफुल यहाँ से अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन नुकसान से बचने का हल क्या है? तो इन नुकसान से बचने का जो सॉल्यूशन है वो है स्टॉप लॉस, जो कि आज का हमारा टॉपिक होगा। तो हेलो दोस्तों, मैं ज़ुबैर अहमद और आज की वीडियो के अंदर हम स्टॉप लॉस की बात करेंगे। हमारी ये टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ चल रही है, आप लोग जैसा कि जानते हैं, तो आज की वीडियो भी उसी का पार्ट है। तो हम शुरू से बात करते हुए आ रहे हैं कि हमें ख़रीदना कहाँ पर है, ठीक है। और हमने पीछे की वीडियो में सारी चीज़ें जान ली हैं कि हमें ख़रीदना कहाँ पर है, कब मालूम पड़ेगा कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है, तो हमें वहाँ पर ख़रीद लेना है। लेकिन ख़रीदने के बाद ये बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि स्टॉक ऊपर ही ऊपर जाएगा। हो सकता है कि ख़रीदने के फ़ौरन बाद ही स्टॉक नीचे गिरना शुरू हो जाए। तो अगर आपने स्टॉक ख़रीदा और ख़रीदने के बाद स्टॉक नीचे गिरने लगा, आपका नुकसान होने लगा, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? तो उसका जवाब है हमारे पास स्टॉप लॉस। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि स्टॉप लॉस होता क्या है और कैसे इसको हम अपने चार्ट के अंदर या किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और कितने तरह के स्टॉप लॉस लोग लगाते हैं, ताकि आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। तो दोस्तों, जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है, स्टॉप लॉस मतलब कि अपने नुकसान को स्टॉप कर देना, अपने नुकसान को रोक देना। तो होता इसमें यह है कि जब आप कोई कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं, और सिर्फ स्टॉक ही नहीं बल्कि क्रिप्टो करेंसी, कमोडिटी, फॉरेक्स, कहीं पर भी आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर अगर आप किसी चीज़ को ख़रीद लेते हैं और ख़रीदने के बाद उसका प्राइस नीचे गिरना शुरू होता है और आपको नुकसान होना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पर आप उस स्टॉक को बेच देते हो, ये समझ करके कि कहीं ये और ज़्यादा नीचे ना गिर जाए, कहीं आपका नुकसान और बड़ा ना हो जाए। ज़्यादा बड़ा नुकसान ना हो, अपने इस ज़्यादा बड़े नुकसान को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए हम उस स्टॉक को बेच देते हैं, और जिस जगह हम इस स्टॉक को बेचते हैं उसी को बोलते हैं स्टॉप लॉस। मतलब जो हमारा नुकसान होने वाला था, हमने उसको रोक लिया है। तो सिंपल सा बस ये एक मतलब है स्टॉप लॉस का। तो दोस्तों, ये लगाते कहाँ पर हैं और हमें कब बेचना चाहिए? मतलब अगर हमारा नुकसान हो रहा है तो हमें स्टॉक को कब बेचना चाहिए, और स्टॉप लॉस की वो जगह कौन सी होगी जहाँ पर हम अपने स्टॉक को बेचेंगे? तो देखिएगा, नॉर्मली 4 तरह से लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं, ठीक है। मतलब कि अपने स्टॉक को बेचते हैं 4 तरीके हैं, लेकिन 5वां तरीका मैं जो आज आपको बताऊंगा वो बहुत सटीक और बहुत ही यूज़फुल होगा, और आपको लॉजिक भी बताऊंगा। जो स्टॉप लॉस मैं आपको बताने वाला हूं, जो बहुत ही आसान है, उसको समझना, उसको अप्लाई करना, और एकदम सटीक है, परफेक्ट काम करता है, उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा कि वो कैसे लगाया जाएगा और कहाँ पर वो होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि उन पुराने स्टॉप लॉस की जो लोग लगाते हैं। तो पहला तरीका है हमारा कि हम इमोशनल होकर के स्टॉप लॉस लगाते हैं। इमोशनल होकर के हम स्टॉक को बेच देते हैं। कैसे? हमने स्टॉक खरीदा और ख़रीदने के बाद स्टॉक नीचे गिरने लगा। जब हमने देखा हमारा नुकसान हो रहा है, तो हमने उसको डर के वजह से, टेंशन में आकर के को बेच दिया, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा नुकसान और ज़्यादा हो जाए। तो हमने बिना वजह के वो स्टॉक ख़रीदा था, बिना एनालिसिस के, और फिर बिना वजह के ही डर के मारे, सिर्फ डर की वजह से। तो यहाँ पर जो डर है ना, या वहाँ पर जो टेंशन है, वो एक इमोशनल हमारे सामने आ जाता है और हम उस स्टॉक को बेच देते हैं। तो ये ज़्यादातर जो लोग नए होते हैं वो ये ऐसा करते हैं कि वो बस बिना वजह के स्टॉक खरीदते हैं, नुकसान देखते हैं तो वो बेच देते हैं, जो कि तरीका सही नहीं है, गलत है। दूसरा तरीका है दोस्तों कि हम एक फ़िक्स अमाउंट में स्टॉप लॉस को लगाते हैं। मतलब अगर मैंने कोई स्टॉक खरीदा तो मैं अपने माइंड के अंदर सोच लूँगा, अगर मेरा 100 का या 200 का या 500 का, जो भी मेरी कैपेसिटी है, उतने का अगर नुकसान मुझे यहाँ पर हो जाता है, तो मैं इस स्टॉक को बेच करके बाहर निकल जाऊँगा। तो पहले ही मैं अपने माइंड के अंदर एक फ़िक्स अमाउंट तय कर लेता हूँ कि मुझे इतने का नुकसान मैं उठा सकता हूँ, और उसके बाद स्टॉक को बेच दूँगा। तो ये तरीका सही तो नहीं है, गलत है,
लेकिन इसका कुछ थोड़ा सा फ़ायदा है स्पेशल नए लोगों के लिए। स्टॉक मार्केट के अंदर कमाएगा वही जो टिका रहेगा लंबे टाइम तक, लेकिन जो स्टॉक के अंदर जो हमारे नुकसान होते हैं वो टिकने नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप पहले ही अपने माइंड में ये सोच लोगे कि मैं यहाँ पर मेरी कैपेसिटी ये है कि मैं यहाँ पर 100 का नुकसान उठा सकता हूँ, या 200 का नुकसान उठा सकता हूँ, या 500 का नुकसान उठा सकता हूँ, तो आपने पहले ही अपने माइंड को तैयार कर लिया है, अपने आप को तैयार कर लिया है कि मैं इतना नुकसान ले सकता हूँ। अगर वो नुकसान हो भी जाता है तो आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि आप पहले ही उसके लिए तैयार थे। तो ये जो अमाउंट वाला फिक्स अमाउंट में जो स्टॉप लॉस लगाया जाता है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, वो नए आदमी के लिए जो अभी अभी आया है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज़ ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप लोग ऐसी जगह पर स्टॉक बेचोगे जहां पर आपको बेचना नहीं चाहिए। हो सकता है कि उससे ऊपर स्टॉक और ज़्यादा ऊपर चलने लगे, और ज़्यादा ऊपर चलने लगे, और आपका क्या होगा, वहाँ पर सिर्फ पछतावा होगा कि मैंने स्टॉक को क्यों बेच दिया। लेकिन स्टार्टिंग है, आप एकदम नए हैं, तो एक फ़िक्स अमाउंट वाला स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तीसरा तरीका है परसेंटेज में स्टॉप लॉस लगाना। परसेंटेज में स्टॉप लॉस लगाने का मतलब क्या है? मतलब कि आप ये सोचते हो कि मेरा इतने परसेंट का नुकसान अगर हो जाता है तो मैं इस स्टॉक से बाहर निकल जाऊंगा, इसको बेच दूंगा। मतलब आपने स्टॉक खरीदा 1 लाख का, ठीक है, कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया, आप बोलते हो कि मेरा 2% का अगर नुकसान हो गया तो मैं यहाँ बाहर निकल जाऊंगा, मतलब उसमें फिर आपका 2,000 का नुकसान होगा, तो आप उस स्टॉक को बेच करके बाहर निकल जाओगे। तो परसेंटेज में ये तरीका थोड़ा ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट, आपका रिस्क, आपका रिवॉर्ड, ये सब चीज़ें जो हैं कैलकुलेट होती हैं अच्छे से, और इसकी वजह से आपका जो है ये परसेंटेज वाला कुछ हद तक ठीक है। मतलब अगर आपने कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट किया तो वहाँ पर आपका फ़ायदा बड़ा होगा, लेकिन नुकसान भी आपको वहाँ पर बड़ा लेना पड़ेगा। आपने छोटा इन्वेस्टमेंट किया तो आपका फ़ायदा भी कम होगा, और वहाँ पर आपको नुकसान भी कम ही मिलेगा। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए परसेंटेज वाला जो ये होता है स्टॉप लॉस, वो ठीक होता है। तो इसमें क्या होता है, आप लोग अपने माइंड के अंदर ही पहले एक परसेंटेज को चूज़ कर लेते हैं कि इतने परसेंट का अगर मुझे नुकसान हो गया तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। अब अपने लोगों की कैपेसिटी है या अपने इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के हिसाब से वो स्टॉप लॉस लगाते हैं, जिसमें कोई 2%, कोई 5%, कोई 10%, इस तरह से होता है। तो आपको कौन कितने परसेंट का स्टॉप लॉस लगाना होगा, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ट्रेडिंग कौन सी कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कौन सा कर रहे हो। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो बहुत छोटे टाइम के लिए, तो वहाँ पर 1.5%, 1%, 2% का स्टॉप लॉस लगाया जाता है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, कुछ महीने के लिए स्टॉक खरीद रहे हो, तो वहाँ पर 10%, 15% का भी स्टॉप लॉस लग सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो तो वहाँ पर 30%, 25% का भी स्टॉप लॉस लगता है। तो ये आपके रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर होता है कि आप कितना परसेंटेज का स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो, ठीक है। तो ये तरीका कुछ हद तक ठीक है, लेकिन परफेक्ट ये भी नहीं है। चौथा तरीका है कि जहाँ पर लोग अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर फंडामेंटल बेस के ऊपर जो है स्टॉक को बेचते हैं, मतलब के स्टॉप लॉस लगाते हैं। उन्होंने कोई स्टॉक खरीदा और ख़रीदने के बाद उसकी कोई बुरी खबर आ गई और मालूम पड़ा कि वो स्टॉक अब चलने वाला नहीं है, तो वो क्या करेंगे, अपने स्टॉक को बेच करके बाहर निकल जाएंगे। तो चौथा तरीका ये है। लेकिन दोस्तों इन चारों ही तरीकों में कुछ ना कुछ कमी है, और कमी क्या है? कमी सिंपल सी ये है, हम यहाँ पर ऐसी जगह पर अपने स्टॉक को बेचेंगे जहाँ पर स्टॉक वापस दोबारा ऊपर चल सकता है। स्टॉप लॉस लगाने का तरीका, वहाँ पर हमको अपने स्टॉक को बेचना चाहिए जहाँ पर हमें ये लगे कि स्टॉक नीचे गिरेगा, ठीक है। पहले तरीका मैंने आपको बताया इमोशनल की वजह से, जाहिर सी बात है ये तो गलत है ही पूरी तरह से, क्योंकि हमें नहीं मालूम हमें कहाँ बेचना है, कहाँ ख़रीदना है, बस यूं ही ख़रीदा और यूं ही बेच दिया। दूसरा तरीका है फिक्स अमाउंट में लगाएं, तो यहाँ पर भी चांसेस होते हैं कि स्टॉक बेचने के बाद ऊपर जा सकता है। दूसरी बात, अगर आपने ये सोचा कि मैं 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करता हूँ और मुझे जो नुकसान होना चाहिए वो सिर्फ 200 का या 100 का होना चाहिए, तो 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पे आपका नुकसान 100 का, 200 का तो 1 घंटे के अंदर ही हो जाएगा। तो क्या फ़ायदा हुआ आपका? तो ये जो फिक्स अमाउंट में होता है इसमें भी ये नुकसान है कि हम अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और छोटा सा स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, छोटा सा अमाउंट चूज़ किया है, तो ये छोटा सा अमाउंट तो बहुत जल्दी ही आपका हिट हो जाएगा। और अगर आपने छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया है और आपने स्टॉप लॉस लगाया है बहुत बड़े अमाउंट का, तो फिर तो ये बहुत बड़ा नुकसान है आपका। ये अमाउंट वाला जो हिसाब है नए आदमी के लिए तो ठीक है, लेकिन इसमें भी कमी है। और तीसरा है परसेंटेज वाला, इसमें भी बहुत चांसेस होते हैं कि स्टॉक बेचने के बाद आपका दोबारा ऊपर जाने लगे। चौथा है इन्वेस्टमेंट के अंदर जो फंडामेंटल पर होता है,
तो ये तो खैर अलग टॉपिक है, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आज आपको जो बताऊंगा परफेक्ट वाला जो होता है वो होता है एरिया वाइज स्टॉप लॉस। एरिया वाइज स्टॉप लॉस का मतलब क्या है? मतलब हम चार्ट ओपन करते हैं, हम स्टॉक को ख़रीदते हैं और वहाँ पर कोई एक ऐसा एरिया चूज़ कर लेते हैं कि अगर स्टॉक जब तक इस एरिया के ऊपर काम कर रहा है तब तक ठीक है, अगर इस एरिया के नीचे निकल गया तो हम इस स्टॉक को बेच करके बाहर निकल जाएंगे। तो ये होता है एरिया वाइज स्टॉप लॉस। तो ये एकदम परफेक्ट स्टॉप लॉस है अगर आपने एक सही एरिया चूज़ कर लिया। तो सिंपल सी बात क्या है कि हम एरिया वाइज स्टॉप लॉस लगाएंगे और उसका तरीका क्या होगा कि हमें जहाँ पर ऐसा लगे कि अगर स्टॉक इस एरिया से नीचे निकल गया या इस जगह से नीचे निकल गया तो स्टॉक वहाँ पर फिर रुकेगा नहीं, बहुत नीचे की तरफ जाएगा। और जब तक इस एरिया के ऊपर काम कर रहा है तब तक हम बिंदास होकर के, बहुत ही रिलैक्स होकर के उस स्टॉक को अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ से ये चांसेस हैं कि स्टॉक अभी नीचे नहीं गिरेगा। तो हमें वो एरिया फाइंड करना पड़ेगा, वो एरिया ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर हमें ये लगता है कि स्टॉक यहाँ से नीचे गया तो बहुत नीचे जाएगा, और हमको जब वो एरिया मिल जाएगा तो वो ही हमारा स्टॉप लॉस होगा। चलिए इसको समझते हैं कैसे। दोस्तों हम पीछे से एक चीज़ के बारे में बात करते हुए आ रहे हैं, जहाँ पर हम बोल रहे थे कि स्टॉक का प्राइस 200 मूविंग एवरेज को टच कर ले और उसके बाद स्टॉक एक जगह पर आकर के रुक जाए, ना वहाँ से ऊपर जा पाए और ना वहाँ से नीचे जा पाए, और स्टॉक का प्राइस एक जगह पर रुक जाए, ना वहाँ से ऊपर जा पाए और ना वहाँ से नीचे जा पाए। हम ये लगातार बहुत टाइम से बात कर रहे हैं। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि अगर इस जगह से स्टॉक बाहर निकल जाता है, जैसा कि आप लोग चार्ट में देख रहे हैं, इस जगह से स्टॉक बाहर निकल गया, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ से अगर स्टॉक बाहर निकल गया तो यहाँ से फिर ये बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ख़रीद लेंगे। और अगर इस जगह से जहाँ से वो अभी तक नीचे नहीं निकल पा रहा था, जैसा कि ये जगह यहाँ पर है कि यहाँ से अभी तक नीचे नहीं निकल पा रहा था, अगर यहाँ से नीचे निकल जाता है तो फिर स्टॉक बहुत नीचे गिरेगा। तो ये चीज़ हम बहुत पहले से बात करते हुए आ रहे हैं कि 200 का मूविंग एवरेज और प्राइस आपस में मिल जाएं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मिला है 200 मूविंग एवरेज और प्राइस आपस में मिल जाएं और फिर थोड़ा सा वहाँ पर काम भी हो जाए। अब इसके बाद स्टॉक एक जगह पर रुक जाता है, अगर यहाँ से ऊपर गया तो फिर स्टॉक बहुत ऊपर जाएगा, और अगर इस जगह से नीचे निकल गया तो इस जगह से फिर ये बहुत नीचे निकलेगा। ये बात मैं लगातार आपसे पीछे की वीडियो में करता हुआ आ रहा हूँ। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि अगर स्टॉक उस जगह से बाहर निकला जहाँ से निकल नहीं पा रहा था ये जगह, तो अगर यहाँ से नीचे निकला तो फिर स्टॉक बहुत नीचे गिरेगा। यही बात हमको समझ में आई है ना, जो भी हमने बात करी है पीछे की वीडियो के अंदर। तो दोस्तों यही होगा हमारा स्टॉप लॉस और यही एरिया होगा हमारे स्टॉप लॉस का। कैसे होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक लगा लेंगे लाइन जहाँ से स्टॉक अभी तक नीचे नहीं आ रहा था। तो मैंने यहाँ पर लाइन लगा ली, इसका कलर मैं कर लेता हूँ रेड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक लाइन लगा ली है जहाँ से स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के साथ में काम कर रहा है प्राइस, और इस जगह से नीचे अभी तक नहीं निकला है। तो ये स्टॉक यहाँ से ऊपर निकल चुका है, हो सकता है कि हम यहाँ पर इसको ख़रीद लें, और ख़रीदने के बाद ये स्टॉक ऊपर गया है। लेकिन मान लेते हैं कि ये स्टॉक ऊपर ना जाता, बल्कि ये ऊपर जाने की जगह पर हमारे ख़रीदने के बाद नीचे गिर जाता, तो हमने स्टॉप लॉस कहाँ लगाया है? ऐसी जगह पर जहाँ से अभी तक नीचे नहीं निकला है। तो अगर ये स्टॉक इस जगह से नीचे निकल जाता तो हम यहाँ पर इसको बेच करके यहाँ से बाहर निकल जाते, और यही तरीका है स्टॉप लॉस लगाने का। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर डेली का चार्ट ओपन किया हुआ है, आप ऊपर देख सकते हैं। हमने अगर इस स्टॉक को ख़रीद लिया और ख़रीदने के बाद ये स्टॉक नीचे गिरने लगा, तो इस स्टॉप लॉस से कोई फिक्स अमाउंट नहीं है कि हमारा कितने % का नुकसान हो सकता है और कितना नुकसान हमारा हो सकता है अमाउंट में, ये चीज़ फिक्स नहीं है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर क्या होगा कि हम एक परफेक्ट जगह पर अपने स्टॉक को बेचेंगे, क्योंकि इस एरिया से नीचे अगर स्टॉक निकल जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत चांसेस हैं कि स्टॉक अब और ज़्यादा नीचे गिरेगा, उसका ऊपर आने का कोई भी इरादा नहीं है। तो अगर हम इस थ्योरी जो मैंने आपके सामने लगाई है अभी, इसमें कितना नुकसान हो सकता है हमारा, तो इसके नापने के लिए आप लोग इस वाले एरिया में आओगे, यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ नीचे की साइड में आपको मिलेगा डेट एंड प्राइस रेंज, इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो जहाँ पर आपने स्टॉक ख़रीदा है उस पर क्लिक करेंगे एक बार, और फिर इसको नीचे लेकर के आएंगे इस तरह से,
और जहाँ पर आपका स्टॉप लॉस है वहाँ तक इसको ला करके खड़ा कर देंगे। तो इस वाली थ्योरी के अंदर हमारा जो नुकसान होगा वो होगा 30% का 31% का, ठीक है। और अमाउंट नहीं देखना यहाँ पर सिर्फ आपको क्या देखना है, 1 मिनट में आपको बढ़ा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है देखिए 31% का नुकसान हो सकता है। ख़रीदने से पहले ही इस चीज़ को चेक कर लेना। और ये अमाउंट है कितने का आपको एक स्टॉक पर नुकसान होगा, तो ये नहीं देखना। इम्पोर्टेंट होता है कि हमारा कितने % का यहाँ पर नुकसान हो रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है 31 बार, ये 31 कैंडल स्टिक इस स्टॉप लॉस के अंदर आई हैं। और दिन कौन से लगेंगे, दिन लगेंगे 48 दिन। तो 48 दिन के बाद आपका ये स्टॉप लॉस हिट होता अगर आप इसको ख़रीद लेते हैं और ये नीचे गिरता। तो यहाँ पर 30% है, कहीं 15% आ जाता है, कहीं 20% होता है। तो यहाँ पर कितना नुकसान मिलेगा ये तो फिक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो एकदम परफेक्ट जगह पर होगा। यहाँ से अगर स्टॉक नीचे गिरता है तो फिर ऊपर जाने के चांसेस नहीं होते हैं। इसका एग्जाम्पल हम अभी आगे देखेंगे और सब चीज़ों को समझेंगे। तो इसका सिंपल सा तरीका दोस्तों ये है कि अगर प्राइस 200 मूविंग एवरेज के नीचे जितनी बार आ रहा है तो आपको ये देखना होगा कि कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पर स्टॉक का प्राइस 200 मूविंग एवरेज के नीचे आके रुका है। ये जो ब्लैक कलर की लाइन आप देख रहे हो ये 200 का प्राइस है। एक बार तो यहाँ पर देख सकते हो और एक बार यहाँ पर देख सकते हो। ये दो जगह पर स्टॉक का प्राइस 200 मूविंग एवरेज के नीचे आया है और दोनों ही बार इस एरिया से बाहर निकल गया है। तो यही होगा हमारा स्टॉप लॉस। समझ गए होंगे आप लोग दोस्तों। अब जो है हम इसके थोड़े एग्जाम्पल देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस स्टॉप लॉस को और एक्सप्लेन करते हैं। एक एग्जाम्पल आप ये देखिएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 200 का प्राइस और मूविंग एवरेज दोनों आपस में मिल चुके हैं, ये है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि कहाँ पर स्टॉक का प्राइस आकर के रुक रहा है। तो यहाँ पर हमने लाइन लगा ली है ग्रीन कलर की लाइन, मतलब कि जहाँ से स्टॉक ऊपर खरीद सकते हैं हम, और रेड कलर की लाइन जहाँ पर स्टॉक यहाँ से नीचे नहीं निकला था अभी तक, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जैसे ही हमने इस स्टॉक को ख़रीदा, स्टॉक को यहाँ पर ख़रीदा, स्टॉक ऊपर जाने की बजाय नीचे गिर गया। तो हमारा स्टॉप लॉस कौन सा है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस जहाँ पर भी गया है वहाँ से अगर नीचे नहीं निकला है तो वही एरिया हमारा है। और जिस दिन भी यहाँ से नीचे निकलेगा हम इस स्टॉक को बेच देंगे। यहाँ पर हमें कितना नुकसान हुआ है, ये भी डेली का ही है, ठीक है। आप देख सकते हो ऊपर डेली का चार्ट है और यहाँ पर नुकसान हुआ है 23.5% का। एक स्टॉक में 575 का जो है नुकसान हुआ है। आप इसका अमाउंट भी देख सकते हो, ये बहुत महंगा स्टॉक है, 2158 का है। तो यहाँ पर जो है 500 का नुकसान होना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि स्टॉक भी महंगा है। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है। यहाँ पर हमारे सामने एक एग्ज़ाम्पल ये है, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि स्टॉक का प्राइस और 200 का मूविंग एवरेज एक साथ मिल चुका है। हमने इस तरह से यहाँ पर लाइन लगा ली है कि यहाँ से अगर ऊपर निकला तो हम ख़रीद लेंगे। तो हो सकता है कि हमने यहाँ पर ख़रीद लिया होता लेकिन स्टॉक नीचे गिरा, तो हमने पहले ही तैयारी की हुई है कि एक ऐसा एरिया जहाँ से स्टॉक अभी तक नीचे नहीं गया था वहाँ हमने लाइन लगाई हुई है। अब ये यहाँ पर इस जगह से नीचे निकल गया तो हमने इस स्टॉक को बेच करके बाहर निकल गए। कितना नुकसान हुआ है इसमें, ये भी डेली का ही चार्ट है। डेली के चार्ट में मैं काम करता हूँ हमेशा, तो वहीं पर आपको ज़्यादातर एग्जांपल दिखा रहा हूँ। लेकिन अगर आप छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करोगे तो वहाँ पर नुकसान भी आपके कम होंगे। तो देखो हमने पीछे के एग्जांपल में डेली चार्ट पर ही देखा था जहाँ पर 30% का भी नुकसान हो रहा था, 20 का भी हुआ है, ठीक है, 23.5% का भी हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नुकसान हुआ है सिर्फ 7% का। तो यहाँ पर जो है डेली का ही चार्ट है अभी, लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि यहाँ पर फिक्स नहीं होगा, कितना भी नुकसान आपका हो सकता है। लेकिन बस ये इसकी गारंटी है कि यहाँ से स्टॉक अगर नीचे निकला तो फिर बहुत ज़्यादा नीचे निकलेगा। यहाँ पर आपने अगर स्टॉक ख़रीद लिया और मान लेते हैं कि स्टॉक अगर नीचे आता तो आपने पहले ही यहाँ पर लाइन लगा ली है कि यहाँ से स्टॉक अगर नीचे गया तो हम यहाँ पर बेच देंगे। तो स्टॉक यहाँ पर आने के बाद इस जगह पर आप इसको बेच सकते हैं इस एरिया के अंदर। कितना नुकसान हुआ होगा यहाँ पे नुकसान हुआ है ओनली 12% का, ठीक है। लेकिन अमाउंट देख सकते हो 10,075 दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि ये स्टॉक बहुत महंगा है। इस स्टॉक का प्राइस है इस टाइम पर जब आपने ख़रीदा 8,792 का। तो महंगा स्टॉक है, उसके अंदर स्टॉप लॉस भी बड़े बड़े लगते हैं और प्रॉफिट भी बड़े बड़े होते हैं।
अभी तक मैंने आपको डेली बताया। जैसे जैसे आप छोटा टाइम फ्रेम करते जाएंगे वैसे वैसे ही आपके जो टारगेट होंगे, मतलब आपके जो प्रॉफिट होंगे, वो भी कम होंगे। ये बात तो मैं बहुत पहले से ही आपके सामने बोलता हुआ आ रहा हूँ। तो अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर काम करते हो तो वहाँ पर फास्ट काम होता है, आपको कन्फर्मेशन फास्ट मिल जाएगी। स्टॉक को अगर ऊपर जाना है तो वो भी एकदम फास्ट ऊपर जाएगा, वहाँ पर प्रॉफिट काम जल्दी होगा लेकिन प्रॉफिट भी कम मिलेगा और आपका नुकसान भी वहाँ पर कम ही होगा। तो वहाँ पर स्टॉप लॉस कैसे लगेंगे, तो चलिए देखते हैं एग्जांपल। ये एक मिनट के ऊपर देखो, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम है ये। तो यहाँ पर हमें एक कन्फर्मेशन मिल रही है जहाँ पर स्टॉक 200 मूविंग एवरेज और प्राइस के पास में काम कर रहा था। तो हमने कुछ इस तरह से यहाँ पर इसके लाइन लगा दी है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है तो यहाँ से नीचे नहीं निकल रहा था और इस जगह से ऊपर नहीं निकल पा रहा था। तो हमने देखा कि यहाँ से अगर नीचे निकल जाता है, यहाँ से अगर ऊपर निकल जाता है तो हम ख़रीद लेंगे। हमने यहाँ पर ख़रीद भी लिया, लेकिन स्टॉक ऊपर जाने की जगह नीचे आने लगा। और हमारी जगह कौन सी है, वो ये एरिया जहाँ पर मैंने रेड कलर की लाइन लगाई हुई है। यहाँ से नीचे जिस दिन निकल जाएगा उस दिन हम इस स्टॉक को बेच देंगे। वो जगह कौन सी है, ये यहाँ पर हम इसको बेच देंगे। कितना नुकसान हुआ होगा हमको, ठीक है। ये एकदम छोटा टाइम फ्रेम है और एकदम परफेक्टली जगह हमको मिल गई है कि हमें बेचना कहाँ पर है। कितना हुआ होगा हमको नुकसान, हमको नुकसान हुआ है सिर्फ 0.93% का, मतलब 1% से भी कम का। तो जो लोग 2% का बताते हैं कि अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग कर रहे हो तो 2% का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, लेकिन ये थ्योरी ऐसी है जिससे ये मालूम पड़ता है कि स्टॉक अब नीचे गिरने वाला है। तो ज़रूरी नहीं कि आप 2% का ही इंतज़ार करूं, आप 1% पर भी बेच करके बाहर निकल सकते हो। आपका यहाँ पर नुकसान बहुत कम होगा। अगर आप 2% का इंतज़ार करोगे तो क्या होगा, इसका एग्ज़ाम्पल ये देखिएगा। हमने उस एग्ज़ाम्पल में यहाँ पर बेचा था, कहाँ पर, यहाँ पर बेच के हम बाहर निकल गए। लेकिन अगर हम 2% का इंतज़ार करते हैं तो हमको यहाँ पर बेचना पड़ता, क्योंकि 2% यहाँ पर हो रहा है। तो इसका जो है फ़ायदा यही है कि आपको एकदम सही जगह पर ये बाहर निकाल देगी। चाहे हो सकता है कि आप लोग थोड़ा ज़्यादा इंतज़ार कर लो, थोड़ा ज़्यादा नुकसान ले लो, लेकिन आपको जब भी बाहर निकालेगी ये एकदम परफेक्ट जगह पर निकालेगी। और इससे एक बहुत अच्छी कन्फर्मेशन ये मिलेगी कि जब भी बाहर निकलना है ऐसी जगह से निकलना है जहाँ से स्टॉक अब ऊपर नहीं जाएगा बल्कि नीचे जाएगा। तो ये 1 मिनट का एग्जाम्पल था। अब देखते हैं 15 मिनट का एग्जाम्पल। यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि 200 मूविंग एवरेज और प्राइस आपस में मिल चुके हैं। तो हमने यहाँ पे लाइन लगा ली। अब यहाँ से स्टॉक ऊपर गया, इस जगह से स्टॉक ऊपर गया, लेकिन वो ऊपर जाने की जगह यहाँ पर नीचे निकलने लगा। तो हमने अगर इसको यहाँ पर ख़रीद लिया होता तो हम क्या करेंगे, हमने एक ऐसा एरिया पहले से ही लगा के रखा हुआ है जहाँ से हम इस स्टॉक को बेचेंगे। ये रेड कलर की लाइन, और वो चीज़ कहाँ पर मिली हमको, यहाँ से आकर के स्टॉक नीचे गया तो हमने इसको इस जगह पर आकर के बेच दिया। कितना नुकसान हुआ होगा यहाँ पर, चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर नुकसान हुआ है 2% का, 2.12%, ठीक है। तो यहाँ पर नुकसान कितना कम हुआ है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। 15 मिनट पर तो बहुत बड़े बड़े नुकसान लोग ले करके बैठते हैं, लेकिन इस थ्योरी के, इस जो मैंने आपको बताई है, इस तरह के स्टॉप लॉस से आपका कितना कम नुकसान हो रहा है। यहाँ पर मैंने 1 घंटे का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होता इस तरीके से तो 6% का नुकसान होता। तो दोस्तों देखा आपने, स्टॉप लॉस लगाने का ये एक यूनिक और बहुत ही यूज़फुल तरीका है। जैसा कि हम लोग अपने सिर्फ एक ही थ्योरी पर काम कर रहे हैं, 200 का मूविंग एवरेज और प्राइस आपस में मिल रहे हैं। यहाँ से ऊपर गया तो बहुत ऊपर, यहाँ से नीचे गया तो बहुत नीचे। तो इसी की मदद से हमने स्टॉप लॉस भी लगा लिया कि हमको एक ऐसी जगह मालूम पड़ गई है प्राइस बिहेवियर की वजह से, 200 मूविंग एवरेज की वजह से, जहाँ से हमको ये मालूम पड़ जाता है कि स्टॉक इस जगह से बाहर निकला तो बहुत ऊपर और नीचे निकला तो बहुत नीचे। आसान है सब चीज़ें। आप लोग प्लस यहाँ पर वो भी देख सकते हो कि कहाँ पर RSI की लाइन 60 के नीचे जा रही है। जब आप स्टॉक बेचोगे तो आप वहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि RSI की लाइन भी 60 के नीचे जा रही होगी। इसका तरीका क्या है, मतलब आपको बहुत बार ऐसा भी दिखाई दे सकते हैं अलग अलग तरीके से चार्ट, जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो मैं आपकी कंफ्यूजिंग को ख़त्म करने के लिए कुछ और चीज़ें आपको आगे बताता हूँ। चलिए देखते हैं। आपके सामने कुछ इस तरह का चार्ट भी आ सकता है जहाँ पर आप लोग देखोगे कि प्राइस 200 के मूविंग एवरेज के नीचे निकला।
जो कि हमारे स्टॉप लॉस वाली जगह होती है, लेकिन वहाँ पर एरिया बहुत सारे मिलते हैं। मतलब हमको स्टॉक यहाँ बेचना है या फिर इस जगह पर बेचना है या कहाँ बेचना है, तो हमको यहाँ पर सिर्फ ये देखना होगा कि सबसे ज़्यादा प्राइस कहाँ पर आकर के रुका है। तो चार्ट में आप लोग देख सकते हैं, ये रेड कलर की लाइन है ना, यहाँ पर और यहाँ पर ये एक ऐसी जगह है जहाँ से स्टॉक बहुत बार बाहर निकला है। तो हमारा स्टॉप लॉस अब ये एरिया होगा, ये वाला एरिया नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा स्टॉप लॉस अब ऊपर होगा, नीचे की तरफ नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर लाइन लगाई है रेड कलर की, तो लाल लाइन के ऊपर ही आप देख सकते हो कि प्राइस बार बार आकर के इसी जगह पर रुका है। ठीक है, तो हमारा स्टॉप लॉस अब ऊपर होगा, ये जो हमारा एरिया है यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे भी आपके सामने चार्ट आएंगे जहाँ पर आपको 2-3 एरिया दिखाई देंगे। आपको सिर्फ ये ढूंढना है कि सबसे ज़्यादा प्राइस 2 बार या 3 बार या 5 बार, कितनी बार भी हो सकता है, कि सबसे ज़्यादा प्राइस कहाँ पर आकर रुका है, वही हमारा स्टॉप लॉस होगा। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा प्राइस सबसे ज़्यादा कहाँ पर आकर रुका है, वो एरिया है ये जहाँ मैंने रेड कलर की लाइन लगाई हुई है। यहीं पर आकर के प्राइस बार बार रुक रहा है, तो हमारा स्टॉप लॉस यही होगा। कभी कभी आपके सामने ऐसा चार्ट भी आएगा जहाँ पर 200 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस आया ही नहीं, और जैसा मैंने आपको बताया कि 200 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस आएगा, वहीं पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो यहाँ पर तो 200 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस आया ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब हमारा जो स्टॉप लॉस होगा अब वो होगा 200 का मूविंग एवरेज ही। कैसे, कि जब भी ये स्टॉक का प्राइस ब्लैक कलर की लाइन जो कि 200 का मूविंग एवरेज है इसके नीचे निकल जाएगा, तो हम इस स्टॉक को बेच करके बाहर निकल जाएंगे। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही काम कर रहा है, नीचे नहीं आ रहा, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 200 का मूविंग एवरेज ही होगा। इस चार्ट के अंदर आप एग्जांपल समझ सकते हैं। अब यहाँ से स्टॉक जब भी इस जगह से बाहर निकलेगा यहाँ से और 200 मूविंग एवरेज के नीचे आ जाएगा, हम स्टॉक को अगर ख़रीदा हुआ है तो उसको बेच करके और एक छोटा सा नुकसान लेकर के बाहर निकल जाएंगे। एक और एग्जांपल आपके सामने थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भी देखिएगा, क्या अपना स्टॉप लॉस हम यहाँ पर लगाएंगे, नहीं, बल्कि यहाँ पर नहीं लगाएंगे, बल्कि हम वो एरिया ढूंढेंगे जहाँ पर स्टॉक का प्राइस बार बार आकर रुका है। तो वो एरिया है ये भी 200 मूविंग एवरेज के नीचे ही है ना। एक बार रुका है, 2 बार रुका है, फिर 3 बार रुका है, तो हमने वहाँ पर ये लाल कलर की लाइन लगा दी है। इसके नीचे जब भी स्टॉक जाएगा हम बेच देंगे। ऐसा ही अगर कोई चार्ट आपको ऐसा दिखता है कि जहाँ पर स्टॉक का प्राइस 200 मूविंग एवरेज के नीचे सिर्फ एक बार ही निकला है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सिर्फ एक बार ही यहाँ पर निकला है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसका सिंपल सा तरीका होगा कि हमारा स्टॉप लॉस फिर यही एक एरिया होगा। ऐसा नहीं कि हम ऊपर ढूंढेंगे, यहाँ पर ये स्टॉप लॉस नहीं होगा, बल्कि स्टॉप लॉस हमेशा 200 के नीचे ही होना चाहिए। स्टॉक का प्राइस जब तक 200 के ऊपर काम कर रहा है तब तक ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है कि स्टॉक नीचे गिरेगा। 200 मूविंग एवरेज के नीचे आएगा वो, और फिर एक ऐसी जगह से बाहर निकलेगा जहाँ से अभी तक नीचे नहीं गिरा था। तो अगर हमको कोई सिंपल जगह या सिंगल जगह मिल जाती है जैसा कि आपको यहाँ पर मिली है, तो हमारा स्टॉप लॉस फिर यही होगा। अब इसके नीचे अगर प्राइस निकल जाता है तो यहाँ पर हम इसको बेच करके बाहर निकल जाएंगे। तो हमारी ये थ्योरी एकदम सिंपल है कि जब भी हम ऐसे स्टॉक को देखते हैं जो एक जगह पर रुक चुका है, हमने यहाँ पर लाइन भी लगा ली है, ख़रीदने का इलाका हमारा ये है, और ख़रीदने से पहले ही हम स्टॉप लॉस लगा लेंगे उस जगह पर जहाँ से अभी तक स्टॉक नीचे नहीं निकला है। ठीक है, सिंपल सब चीज़ें हैं। तो दोस्तों, तो आपको अब ध्यान में ये रखना होगा कि आपने एक ऐसा एरिया चूज़ कर लिया है जहाँ से अभी तक स्टॉक नीचे नहीं निकला। अब जिस दिन भी वहाँ से बाहर निकलेगा आप उसी एरिया से, तो आप वहाँ पर स्टॉक को बेच करके बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसका सही तरीका क्या होगा, क्या फ़ौरन ही बाहर निकलने पर हम स्टॉक को बेच देंगे? जवाब है नहीं, आपको थोड़ी सी कन्फर्मेशन का और इंतज़ार करना होगा। कैसे? जैसा कि आप लोग यहाँ एग्जांपल में देख रहे हैं, आपको यहाँ पर स्टॉक का प्राइस नीचे निकला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर फ़ौरन ही बेच दिया जाएगा, बल्कि यहाँ पर हमको अगली कैंडल स्टिक का इंतज़ार करना पड़ेगा जो रेड होनी चाहिए। अब हम स्टॉक को यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ पर बेचेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कन्फर्मेशन पक्की मिल रही है। ठीक है, तो एरिया हमारा ये था, यहाँ से नीचे निकल जाएगा तो हम बेच देंगे, और स्टॉक नीचे निकला भी, लेकिन अभी इस एरिया को छोड़ा नहीं है। इस एरिया को कहाँ पर छोड़ा है? इस जगह पर।
तो जब रेड कलर की कैंडल स्टिक अगली बन जाएगी तो आपको वहाँ पर सेल करना है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान में ये रखनी होगी, जब आप सेल कर रहे हो उस टाइम पर आप एक बार RSI को भी देख लेना कि RSI 40 के नीचे काम कर रही होगी। यहाँ पर 40 के नीचे ही काम कर रही है RSI, और हमारे बेचने का टाइम भी हो चुका है। ये 40 के ऊपर ना हो सकता है कि थोड़ा ऊपर हो 40 के तो भी चलेगा, लेकिन 60 के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर 60 के ऊपर है तो थोड़ा सा आप इंतज़ार कर सकते हो इस चीज़ का कि जब तक के RSI 60 के नीचे ना जाए या 40 के नीचे ना जाए। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि डिसाइसिवली काम होना चाहिए, मतलब पहली ही कैंडल स्टिक बनने के फ़ौरन बाद नहीं बेचना है, बल्कि थोड़ा सा इंतज़ार करना है अगली कैंडल स्टिक भी बनने का। हो सकता है कि आपका नुकसान थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा हो, कुछ % का, लेकिन आप एकदम परफेक्ट जगह पर निकलने की कोशिश करना। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज़ ध्यान में रख लेना, मैं जो भी कुछ आपको बताया है यहाँ पर, स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। स्टॉक को ख़रीदने से पहले ही वो एरिया चूज़ कर लो जहाँ से आपको बाहर निकलना है, और पहले ही दिमाग में अपने ये सोच लो कि अगर यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मुझे ये स्टॉक बेचने की नौबत आ गई, तो वहाँ पर मेरा नुकसान इतने % का होगा, इतने का होगा, और पूरे इन्वेस्टमेंट पे कितने का होगा। ये सारी कैलकुलेशन पहले ही करके रख लेना, ताकि आपके माइंड में रहे कि अगर मुझे नुकसान मिलेगा तो उतना मिलेगा, और आप उसके लिए रेडी रहें, उसके लिए तैयार रहें। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें हैं सारी। और दूसरी बात यह है कि स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आपको लगता है कि यहाँ से स्टॉक अब नीचे गिरेगा, तो स्टॉक को फ़ौरन बेच देना है। इंतज़ार नहीं करना है, इस उम्मीद में नहीं रहना है कि स्टॉक ऊपर दोबारा जाएगा। दोबारा ऊपर जाएगा तो ठीक जगह पर ख़रीद लेना, लेकिन जब स्टॉप लॉस हिट हो गया तो अपना ये कानून बना लो कि अपना रूल बना लो कि मुझे स्टॉप लॉस हिट होने के फ़ौरन बाद बेचना ही बेचना है, चाहे उसके बाद स्टॉक आसमान फाड़ के बाहर निकल जाए, हमें मतलब नहीं है, हमें अपना स्टॉक वहाँ पर बेचना ही बेचना है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने नुकसान को कम कर सकते हो, अपने नुकसान से बच सकते हो। अच्छा दोस्तों, मैं इस चीज़ को बताना भूल गया आपको कि जब मैं आपके लिए एग्ज़ाम्पल ढूंढ रहा था यहाँ पर, तो ऐसे मुझे बहुत कम एग्ज़ाम्पल मिले जहाँ पर जो तरीका मैंने आपको बताया है ना कि यहाँ से स्टॉक अगर ऊपर निकल गया तो फिर ऊपर जाएगा और उसके बाद नीचे गिरेगा तो स्टॉप लॉस लगाना है, तो ऐसे एरिए मुझे बहुत मुश्किल पड़े ढूंढने के लिए जहाँ पर मैंने स्टॉक को ख़रीदा और ख़रीदने के बाद नीचे गिरा हो। हमेशा मैं देखता हूँ कि जब भी स्टॉक इस जगह से बाहर निकलता है तो ऊपर ही जाता है। तो ऐसे एग्जाम्पल ढूंढने में बड़ी परेशानी हुई कि स्टॉक बाहर निकला और वो नीचे गिरा हो, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं बहुत परफेक्टली और अच्छे से काम करती हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये एकदम बेसिक सी चीज़ थी जो मैंने आपको बताई है। इसके और भी एडवांस वर्जन आपको मिल सकते हैं, और एडवांस चीज़ें और एडवांस बातें यहाँ पर अभी बाकी हैं जो हम अपनी एडवांस क्लास में करेंगे। फ़िलहाल जो बेसिक आपका 0 से लेकर के 100 तक पहुँचना है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो कब ख़रीदना है ये भी हमने बात कर ली है, ख़रीदने के बाद स्टॉक अगर नीचे गिरने लगा कब बेचना है ये भी बात हो गई है। अब तीसरी बात बचती है कि अगर हमने स्टॉक को ख़रीद लिया, ख़रीदने के बाद वो ऊपर जाने लगा, अब ऊपर जाने लगा तो कब तक उस स्टॉक को ऊपर जाने देंगे या कब तक उस स्टॉक को अपने पास रखेंगे, कब तक उसके अंदर हम अपनी राइड करते रहेंगे, और कब हम उसको बेच करके अपने टारगेट को हिट करेंगे, इसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। और उसके बाद हमारा ये बेसिक क्लियर हो जाएगा और हम फिर चलेंगे अपनी एडवांस की तरफ। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपका डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट हमारा खुला हुआ है, आप जा कर के वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको पर्सनली बात करनी है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, इंस्टाग्राम को फॉलो करना पड़ेगा आपको, इसके बाद आप मुझे मैसेज करोगे। बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, आपसे भी करूँगा। आई होप दोस्तों सब कुछ आपके सामने क्लियर होगा। आप भी चार्ट को ओपन कीजिएगा और वहाँ पर इन चीज़ों को ढूंढने की कोशिश कीजिए, आपको हर चार्ट में ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच।